अभी हमने रिसेंटली देखा था कि यूएनडीपी किस तरह से तीन चीजों के अकॉर्डिंग या थ्री थिंग्स के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को कैटेगरी में डिसाइड करता है, रैंक प्रोवाइड करता है। फर्स्ट वन हमने इसमें देखा था पीसीआई, पर्सन पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। सेकंड देखता है हेल्थ वाइज, किसी भी देश में रहने वालों का हेल्थ स्टैंडर्ड क्या है। थर्ड वन देखता है एजुकेशन, यानी वहाँ लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि उस कंट्री को कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाए। तो ये यूएनडीपी का क्राइटेरिया था। वर्ल्ड बैंक हम इससे प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड बैंक जो है केवल पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग ही किसी भी कंट्री को रैंक प्रोवाइड करने का काम करता है। अब वर्ल्ड बैंक ने 2004 सन 2004 में कुछ फिगर डिसाइड किया था, कुछ डिजिट डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज को रैंक प्रोवाइड करने का काम करता था। देखिए जरा क्या कहा था वर्ल्ड बैंक, 4,50,000 किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों की पर कैपिटा इनकम यदि 4,53,000 रुपए है, 4,53,000 है, तो उसको वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये रिच कंट्री है। उसको रिच कंट्री के अंतर्गत प्लेस गिवन होता है जिसकी रैंक या जिसकी पर कैपिटा इनकम 37,000 रुपीज है, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक इसको लो इनकम कंट्री की कैटेगरी में रखता है। तो ये एक क्राइटेरिया था जो वर्ल्ड बैंक ने सन 2004 में डिसाइड किया, यानी 4,50,000 53,000 पर कैपिटा इनकम वाले कंट्री सारे रिच कंट्री को बिलोंग करते थे। 37,000 पर कैपिटा इनकम यानी किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों की अगर इनकम आए पूरे साल में 37,000 रुपए है, तो उन कंट्रीज को लो इनकम कंट्री के अकॉर्डिंग रखा जाता था। इंडिया की यदि बात की जाए तो इंडिया की सन 2004 28,000 रुपीज पर कैपिटा इनकम थी, 28,000 रुपीज पर कैपिटा इनकम थी। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने अकॉर्डिंग टू 2004 रिच कंट्री, लो कंट्री और अदर कंट्रीज के अंदर इन सारी कंट्रीज को डिवाइड करने का काम किया था। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर आता है आपका जीडीपी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जीडीपी एंड जीएनपी। हम दो चीजों को यहाँ देखेंगे, जीडीपी एंड जीएनपी। सबसे पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये दोनों का फुल फॉर्म है। जीडीपी की अगर हम बात की जाए तो हमारे देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन से हम पैसा कमा रहे हैं या जो लोग जॉब के थ्रू पैसा अर्न कर रहे हैं, वो सारा का सारा कुछ जो वैल्यू निकल कर आती है, मनी वैल्यू जिसको हम कहते हैं, अगर इनसाइड कंट्री की बात की जाए तो जितनी हमारे देश की मनी वैल्यू निकल के आती है वो सब हम जीडीपी के अंदर उसको कैलकुलेट करने का काम करते हैं। जीएनपी की यदि बात की जाए तो कुछ लोग हम सब जानते हैं कि जॉब के लिए हमारे देश के बाहर भी रहते हैं और बाहर जाकर वो पैसा कमाने का काम करते हैं, लेकिन वो पैसा कमा के लेके कहाँ आते हैं, हमारे देश के अंदर ही लेकर आते हैं। तो उनकी इनकम भी हमारी इनकम में शो होती है, हमारे देश की इनकम में शो होती है। तो उन सारी इनकम्स को जो बाहर से किसी भी रूप में, चाहे वो बिजनेसमैन के थ्रू आ रही हो या किसी जॉब पर्सन के थ्रू हमारे देश के अंदर अगर पैसा आ रहा है, चाहे यूएसए से आता है, चाहे चाइना से आता है, चाहे जापान से आता है, चाहे चीन से आता है, तो वो सारा अमाउंट को हम किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी का जो क्राइटेरिया है वो इनसाइड कंट्री की बात होगी, केवल देश के अंदर जो पैसा आ रहा है उसकी बात की जाएगी। जीएनपी के अंतर्गत देश के अंदर के जो लोग बाहर जाकर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या अन्य कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे पैसा वहां से बाहर के देशों का पैसा हमारे देशों तक आ रहा है, उस सारे कैलकुलेशन को हम जीएनपी के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है वो आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। नेशनल इनकम, इसको हिंदी में हम कहेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखिए हमारे देश के लोगों के द्वारा जितना भी पैसा कमाया जा रहा है, चाहे बिजनेस के थ्रू कमाते हैं या वो जॉब के थ्रू कमाते हैं, जितना भी पैसा हमारे देश के अंदर है वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। और कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम स्टेट्स के अंदर डिफरेंशिएट को हम देखते हैं। देखिए मैं तीन एग्जांपल स्टेट्स के लेता हूं नेशनल इनकम के थ्रू। पहला एग्जांपल है
पंजाब, दूसरा स्टेट है केरला और थर्ड स्टेट मान लीजिए मैंने ले लिया बिहार। अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, तो पंजाब फर्स्ट पोजीशन पे है, केरला सेकंड पोजीशन पर है और बिहार थर्ड पोजीशन पे आता है। लिटरेसी रेट की यदि बात की जाए, साक्षरता दर की यदि बात की जाए, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमारे कंट्री के अंदर केरला आता है, सेकंड पोजीशन पे पंजाब बिलोंग करता है, थर्ड पोजीशन पर बिहार बिलोंग करता है। ऐसे अगर आईएमआर की बात की जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसकी यदि बात की जाए तो पंजाब के अंदर 49 है, केरल के अंदर 11 है और यहाँ इससे भी ज्यादा है, यानी पंजाब से ज्यादा बिहार के अंदर है। तो ये जो 49 का जो फॉर्मूला है ये 1000 पर कैलकुलेट होता है एक्चुअली। इसको समझिए आप जरा, होता क्या है 49 मीन्स यहाँ ये बच्चे हैं कि 1000 में से कुपोषण के कारण या किसी अन्य कारण से पंजाब राज्य के अंतर्गत मरने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 49। और वहीं अगर हम केरल का एग्जांपल देखें तो केरल में अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से कितने बच्चों की डेथ होती है? केवल 11 बच्चों की। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो केरल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर बिलोंग करता है, पंजाब सेकंड पोजीशन पर है और बिहार बिलोंग करता है थर्ड पोजीशन पर। तो ये जो सारी चीजें हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डेवलपमेंट जहां पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड है। एजुकेशन की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड है तो वहां पर डेफिनेटली जो है आपका लिटरेसी रेट ग्रो करेगा। जहां पर हेल्थ की फैसिलिटी बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड है वहां पर डेफिनेटली क्या होगा, आईएमआर का जो रैंक होगा वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा, क्योंकि वहां पर हेल्थ की सारी चीजें आसानी से अवेलेबल होती है। वहां के लोगों को इलाज के लिए हेल्थ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वहां पर बहुत अच्छी तरीके से उन चीजों को बेस्ट तरीके से डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करती रहती है और डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर की, जो पूछा भी गया कई बार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हम हिंदी में कहते हैं सतत विकास। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको एक लाइन में अगर मुझे डिफाइन करना हो तो ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम किसके लिए सेव कर सकें, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सकें। यानी किसके लिए हो, यानी डेवलपमेंट तो हो लेकिन डेवलपमेंट किसके अकॉर्डिंग हो, ताकि वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन में भी लोग उस डेवलपमेंट का बेनिफिट ले सकें, उसका लाभ उनको मिल सके। तो ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की श्रेणी में आएगा, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन कैसे ये पॉसिबल है, इस चीज को फोकस किया जाना बहुत जरूरी है। अब जितने भी डेवलपमेंट है वो केवल इतना ही डेवलपमेंट या इस तरह का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए कि हम तो उस चीज को यूज कर लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ नहीं छोड़ जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज के समय में हमारा जो एनर्जी प्रोवाइड चीज है पेट्रोल है या इलेक्ट्रिसिटी एक एग्जांपल है इसका। अगर मान लीजिए इसी तरह से कंजप्शन चलता